मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया था। आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कह रहे होते हैं। हमने कल भी बात की थी कि जिस पैटर्न में हमें एसेट्स के बेनिफिट्स आते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस आउट भी करते हैं। याद होगा आप लोगों को। अब रिमेंबर, हमने क्या करना है, हमारे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जब हम उनको इनिशियली लेके आते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बेनिफिट्स उनके ज़्यादा होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके बेनिफिट्स क्या होना शुरू होते हैं, कम। अब मुझे एक बात बताएं, आपने एक नया एसी खरीदा है, पहला सीज़न चलाएं उसकी कूलिंग और 5 साल के बाद की कूलिंग सेम होगी? क्या हर सीज़न के साथ उसकी कूलिंग में कमी नहीं आएगी? आएगी। इसका मतलब हमारे पास जैसे बड़े एसेट्स होंगे कि यूज़ होते जाएंगे, उनके पहले बेनिफिट ज़्यादा होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे। तो जिस पैटर्न पे हमें बेनिफिट्स आ रहे हैं, हमने क्या करना है, उनको उसी पैटर्न के ऊपर एक्सपेंस आउट भी करना है। तो उनके लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह रहे होते हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि जब हम एसेट ख़रीदते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन होता है उसमें हमारे पास कॉस्ट होती है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन रेट से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आ जाता है। और रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। पहले साल तो रेट आप लगाते हैं हमेशा कॉस्ट के ऊपर और सब्सिक्वेंटली बाद में हम किसके ऊपर लगाते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर लगाते हैं या WDV के ऊपर लगा रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आती है, बुक वैल्यू। फिर ऑनवर्ड्स जब तक हम एसेट को यूटिलाइज करेंगे हम हमेशा किसके ऊपर रेट लगाएंगे, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं या बुक वैल्यू मेथड कहते हैं, इसको हम लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए स्क्रैप वैल्यू इसमें रेलिवेंट नहीं होती। गॉट इट? उसको नोट करना, कर ले। कहाँ, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू कहते हैं।
WDV में मेरे को सवाल समझ नहीं आया। किस मेथड में? तो WDV में तो हमें स्क्रैप वैल्यू चाहिए नहीं होती, हम तो कैरिंग वैल्यू पर लेके चल रहे हैं। हर साल हम वैल्यू रिड्यूस करके उसके ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना। जब हम स्ट्रेट लाइन में तो हम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर हमारे लिए स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट है, इस पर तो नहीं है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, निकालें रेट, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आती है ऑन योर पेपर। अब वो ज़माने गए कैलकुलेटर वाले, प्रॉपर सॉल्व करना है आप लोगों ने इसको। हो रही है तो हो चुकी हुई, वो चैप्टर ख़त्म हो गया था, यही सारे बैठे हुए थे, सारे सेम थे। इधर भी लेंगे नहीं, वो टैक्स में होती है, R1 में नहीं होती। ठीक है, आपका नाम क्या है?
कितना है रेट? 36.9%। तो आगे निकालो ना, निकालो डिप्रिसिएशन निकालो, क्यों नहीं करो डिप्रिसिएशन? रेट ठीक आया 36.9% ही आ जाए। आप इसको राउंड ऑफ करके 37 कर सकते हो, लेकिन ना कीजिएगा। आप इसको 36.9 ही करेंगे तो एट द एंड आपका जो कैरिंग वैल्यू होगी वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर आएगी। ठीक है, कितना फर्क आया? आएगा क्योंकि वो 36.99 समथिंग था। रेट एग्जैक्ट 36.9 आपका नहीं आया था ना, 9 के बाद कुछ डिजिट थे, तो ये इतना तो फर्क आएगा आपका।
हमेशा आपके डिप्रिसिएशन के एंड के ऊपर जो है वो एट द एंड ऑफ स्क्रैप वैल्यू ही आता है। राउंड ऑफ कर रहा है ना, 36.9 है, लेकिन वो एक्चुअल 36.9 क्या देखना था, रेट निकालना दोबारा कितना आता है। पॉइंट 36। अगर आप ये एग्जैक्ट लगाएंगे तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, और वो डेसिमल्स की वजह से ये 3-4 पे कैरेट तो आएगा। 10,003 लिख दो आप उसको। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, इतना चलता है। ऐसा अब फड़ ला मेरे को यार 47 रुपये कितने कहने, मेरे से ले लो 47 रुपीज़। ये राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं होता, कभी भी कभी भी मसला नहीं होता। 10,047 अप्रॉक्सीमेटली देख लो 10,000 ही है। अब तुम खुद सोचो, तुम 10,000 का सामान बेचने गए हो, वो तुम्हें देगा 3 रुपये ऊपर, 10,000 ही देगा ना। आगे आंसर बताएं ज़रा मुझे इसका भी आंसर फिर। पीआरसी में नन्हे नन्हे हाथ थे, कैलकुलेटर पे कब करते थे, करो तो इसके ऊपर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा तूने। मैं भी वहाँ का चेक करता हूँ पेपर के ऊपर प्योर स्टेप्स के साथ। अब शॉर्टकट वाले सारे ज़माने गए। नहीं, आप प्रॉपर वर्किंग शो करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुझे। हाँ भाई, क्या है आंसर, क्या है आंसर? 16, 12 एंड 9,000। 16, 12 और 9। आएंगे ज़रा, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ना हवा लगवाता हूँ R1 की। आ जाइए जी, अब हम फाइनली R1 का पहला सवाल शुरू करते हैं। आ जाए, करें स्टार्ट। मैंने तो सारा करवाना ही आपसे इस दफ़ा, मैं तो बताऊँगा, करेंगे आप। चल भी रहा, शुरू कर, रीड कर सवाल को ऊंची रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट क्या है? एक चीज़ अब आपने मेक श्योर करनी है
कैफ में जब भी सवाल स्टार्ट करना है, सवाल हमेशा रिक्वायरमेंट से करते हैं। सवाल की रीडिंग हमेशा कहाँ से करनी है? रिक्वायरमेंट, चाहे R1 है, चाहे टैक्स है, चाहे CMA है, चाहे लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट है अब आपका, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? रिक्वायरमेंट से। पढ़े तो व्हीकल अकाउंट बनाना है और ठीक है, आगे दानिया नहीं डियाना, वो मम्मा तो अगे स्पेलिंग करते हैं, गड़ी दानिया तो याद आ गई है। हैं बड़ा मानूस फनूस लग रहा था उससे। चलो शुरू करो, निकालो भाई। टी अकाउंट्स बनाने हैं आपने। शाबाश। शुरू करो, क्या देख रहे हो? करो करो, मैं करवाऊंगा, मैं प्रॉपर बोर्ड पे कराऊंगा। पहले तो आप करेंगे। टी अकाउंट बनाना है आपने बस, अकाउंट लेजर बनाने हैं, आप लेजर बनाने हैं बस आप लोगों ने, और तो कुछ भी नहीं है। करें करें स्टार्ट। आए PRC के ज़माने अच्छे थे, MCQs करते थे, निकल जाते थे। करो ना। हैं 2010 में खरीदा उसने। करें स्टार्ट। अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स खाली जर्नल बना, वो लेजर बनाने हैं, एंट्रीज कोई पास नहीं करनी, डायरेक्ट आपने लेजर्स बनाने हैं। हाँ शाबाश, ऐसे ही व्हीकल अकाउंट बनाने हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बनाने हैं आपने, एंट्रीज कोई पास नहीं करनी। हाँ, पोर्शिया 924 टर्बो उसका नाम है, गाड़ी का नाम है। चलो
सबके बना लिए हैं? 2013 तक के अकाउंट बनाने हैं मेजान, बड़ी जल्दी कर लिए। हाँ जी, 1 साल का तक हो गया यार, चेक करो। हाँ, एक एमसीक्यू होता था ABCC, उसका बन भी गया, सारे बना, 13 तक बनाने सारे। मेथड अगर मेंशन नहीं है और उसने बता दिया कि 25% ऑन एनम है या ऑन कॉस्ट लिखा हो, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। लगाएं लगाएं, 5-6 मिनट तो लगाएं, फिर सारा सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब हम करते हैं इसको, देखते हैं, इतना मुश्किल तो नहीं था वैसे ये। कहते हैं डियाना लीजेज आउट जर्मन स्पोर्ट कार। दानिया जो है वो जर्मन स्पोर्ट्स कार को क्या कर रही है, लीज आउट कर रही है, किराए पे दे रही है। शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010, उसने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, जनवरी 2010 में। एंड हैज़ डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द कार्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, और गाड़ियों को किस पर डेप्रिशिएट करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, किस रेट के ऊपर, 25% पर एनएम के ऊपर, ऑन कॉस्ट एट द ईयर एंड, साल के एंड के ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर 2010 से 2013 तक द फॉलोइंग परचेजेस टुक प्लेस। 2010 में उसने 20 पोर्शे 924 टर्बो ली थी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹18.6 मिलियन ईच। 2011 में उसने 6 पोर्शे ली थी, टोटल कॉस्ट थी 108.6 मिलियन।
2012 में उसने फर्दर 2 गाड़ियाँ ली थी 19.8 मिलियन ईच के हिसाब से। 2013 में उसने 15 गाड़ियाँ ली थी 21 मिलियन ईच के हिसाब से। हमने इसका व्हीकल अकाउंट बनाना है, हमने इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और हमने करना है इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है। तो ये हमारे पास है सवाल। अब हमें पता है कि हमने इसके 3 अकाउंट्स तो बनाने हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे इसका व्हीकल अकाउंट। क्या ले लेंगे? व्हीकल अकाउंट। तो हम ईयर बाय ईयर आते हैं और हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास 2010, ठीक है। हमारे पास देखें कोई यहाँ आ जाएगी हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, और मैं यहाँ पे चूँकि डाटा मेरा बहुत बड़ा है मैं इसको रुपीज़ इन मिलियन लिख देता हूँ। रुपीज़ इन मिलियन लिखूँगा तो मेरे से हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगी मेरे पास डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास रुपीज़ इन मिलियन। अब हम देखते हैं कि उसने क्या बताया है हमें। ठीक है, ओपनिंग ब्रॉडडाउन हमारे पास तो 2010 में है ही नहीं, ऐसे ही है, हमारे पास ब्रॉडडाउन बैलेंस नहीं है। डन हो गया। अब उसने 2010 में परचेजेस की हैं, तो ये क्या कह रहा है, उसने 20 गाड़ियाँ परचेज की हैं। कितनी? 20 गाड़ियाँ, और कॉस्ट क्या है 18.6 मिलियन ईच। एक कितने की है? 18.6 मिलियन की। तो 20 इंटू 18.6 करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगी परचेज की वैल्यू कितनी बनती है बताएं? कितनी? 372। आप यहाँ पे लिख लेंगे बैंक, और ये क्या आ जाएगा 372। और तो कोई हमने परचेज नहीं की, यही मेरा साल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा जी मेरा क्लोजिंग बैलेंस 372। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 372, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 372 आ गया। डन। अब आगे चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा अगले साल का ओपनिंग नहीं बन जाएगा। ये इस साल का क्लोजिंग जो है वो क्या है मेरा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो बन जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और वो कितना है 372 का। डन। अब इसके साथ साथ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है। क्या बनाना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है। तो ये हम ले लेंगे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो वही आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, और ये हम इन मिलियन लेके चल रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, और ये कहाँ आ रहे हैं हमारे इन मिलियन आ रहे हैं। मैं मार्कर शायद थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है। उसने कहा है 25% है कॉस्ट के ऊपर, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई थी? हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं वर्किंग नंबर 1 का। हमारे पास कॉस्ट आएगी 372, इसका हम लेंगे 25%। कितना आता है आंसर बताएं? 93 मिलियन की मेरी डेप्रिसिएशन आई है 2010 की। ऐसे ही है एंट्री की डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये तो हमने ईयर एंड पे निकालनी होती है ना, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन। आप वहाँ पे रेफरेंस देंगे ऐसे वर्किंग नंबर 1 का कि हमने कितनी निकाली थी? 93 निकाली थी। अब आप इसको क्लोज कर लेंगे, ये भी आ गया 93 और ये भी आ गया मेरे पास 93 आ गया। और हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो भी कितना आएगा? 93 आएगा। आपका ये एक साल क्लोज हो गया। अब अगले साल का यही क्या बन गया? आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया कितना? 93 मिलियन का। डन हो गया। और एक और इसने कहा है अकाउंट कौन सा बनाना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। किसका अकाउंट बनाना है?
डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंट्री क्या होती है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आप वही एंट्री पास यहाँ पे करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ इन एम, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ इन एम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जी हमारी इस साल की डिप्रिसिएशन कितनी आई थी 93, और एक किसको चार्ज हो जाएगी सारी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये हमने चार्ज कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो मेरा अकाउंट जो है ये ख़त्म हो गया। तो 2010 में तो यही होता है, डन हो गया। तो ये हमारी 2010 की तो एंट्री हो गई कि ये मेरी 2010 की सारी एंट्रीज़ होती हैं। इसकी इसमें देखें कोई सवाल है, कोई कैलकुलेशन, कोई वर्किंग किसी ने पूछनी है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? अब आते हैं 2011 में। उसने कहा 2011 में उसने 6 पोशे ली हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है 108 मिलियन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसने मज़ीद गाड़ियाँ ली हैं कितनी, 6 ली हैं, और टोटल कितने की हैं 108.6 की। तो ये हम जमा कर लें, कितना बनता है टोटल, 480.6। तो आप इसे क्लोज कर देंगे, आपके पास आ जाएगा जी 480.6। तो यहाँ पे आपके पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस में कितना 480.6। आप इसको यहाँ पे अब ले जाएंगे आगे, ये आ जाएगा जी बैलेंस ब्रॉड डाउन 437.2 है, 37.2 मुझे आप लोगों ने लिखवाया, क्या कर रहे हो? नहीं वो 37.2 37.2 है ना, 372 है। आप देखो सही, 20 को आपने मल्टीप्लाई किया 18.6 से, क्या जवाब आता है, करो ज़रा। 20 को मल्टीप्लाई करो 18.6 से, क्या आता है आंसर, 372 आता है ना। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं वर्किंग नंबर 2। हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। मेरे पास जो ओपनिंग व्हीकल्स थी वो कितने की थी 372, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसका हम लेंगे 25%, कितनी आएगी 93 ही आएगी। और हमने इस दफ़ा कितनी ली है 108.6 की, इसका भी हम कितना लेंगे 25%, बताएं कितनी आती है डेप्रिसिएशन 27.15। इसको जमा करें कितनी बनती है 1। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे इंडिविजुअल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे। आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है 480.6 है, तो 480.6 का 25% लेके आते हैं आंसर, यही आता है, सेम आता है। तो एसेट बाय एसेट भी निकल सकती है और कंबाइन भी। और हमारे पास कितनी है डेप्रिसिएशन 121.15। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2 कितनी है 115 नहीं कहते 15 कहते हैं। जमा करें कितना आता है 2, आप लोगों ने खुद 120 पॉइंट, पता नहीं कहाँ से पीआरसी करके आए, 120.15 यही है। पता नहीं मैथ्स कैसे पास हुआ है आप लोगों का, गलती से लग रहा है मुझे पता। बताएं कितना बनेगा ये 213.15 यही आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 213.15। ये आपके पास आगे कितनी बनती है कैरिंग वैल्यू 213.15। और
ये 2010 है। 11 में आ जाएगी जी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 213.15, यही जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना बनेगा 213.15, और आपका ये अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो गया, डन हो गया। तो 2010 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब हम चलते हैं 2012 के ऊपर। अब 2012 में उसने कहा है कि इसने क्या किया है, फर्दर परचेजेस की हैं 2 गाड़ियाँ 19.8 मिलियन के हिसाब से। तो 2 इंटू 19.8 कितना बनता है 39.6। हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर बैंक, ये आ जाएगा 39.6। अब इसको जमा करें कितना आता है 520.2। आप इसको इधर लिख लेंगे 520.2। ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 520.2। ठीक है। अब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो हम वर्किंग नंबर 3 पे चले जाते हैं। मुझे पता है मेरे एसेट्स जो है स्ट्रेट लाइन पे हैं 520.2। इसका हम लेंगे 25%, कितना आता है 1, लिख लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा जी 213.15। हमारे पास डिप्रिसिएशन आई है वर्किंग नंबर 3 से, कितनी आई है 130.05। अब आप इसको जमा करें कितना बनता है 343.20। यहाँ पे भी आपके पास आ गया 343.20। आप इसे क्लोज करें कितना बनेगा ये 343.20, डन हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे 2010, 11 और 12। हमारे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3, सॉरी कितनी आएगी, ये हमने गलत की है, ये गलत की है बिकॉज यहाँ पे फोर्थ ईयर आती है, मेरी फोर्थ ईयर यहाँ पे 120 थी, 120.15 थी, यहाँ भी क्या आनी चाहिए थी 121.15। इस वाले कितनी आई है 130, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 130.05, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी जाएगी हमारी 130.05 ही जाएगी। मेरा ये भी अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया है अगला साल, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बनेगा ब्रॉट डाउन 343.20, और मेरे पास यहाँ पे बनेगा ब्रॉट डाउन 520.2। अब हमने कौन साल में है 2013 में। ओके 15 गाड़ियाँ ली हैं, किसके हिसाब से 21 मिलियन ईच के हिसाब से। बता भाई इधर कितना आता है 15 गाड़ियाँ इंटू 21 क्या आता है 15 इंटू 21 क्या बनता है 315। आर यू श्योर? तो हमने यहाँ पे ले लिया, बैंक आ गया मेरे पास दोबारा, 315 की गाड़ियाँ आ गई। अब इसको जमा करें कितना बनता है बताएं 835.02 कहाँ से आया 0.2 है, वही तो कह रहा हूँ। ये भी आ गया जी 835.2। अब आ जाए क्लोजिंग बैलेंस बताएं 835.2। अब हम डेप्रिसिएशन फिर निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी हमारा वर्किंग नंबर 4, 835.2 मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आता है आंसर 208.8। अब हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन, हमने यहाँ पे लिख ली डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 4 208
0.8 को जमा करें कितना होएगा 552 पूरा। यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 552, ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस 552 का। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 208.8 और यही कहाँ जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 208.8 पे। और ये भी मेरा अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो जनाब फाइनली आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि इस तरह पूरी की पूरी वर्किंग्स जो है आपने करनी होती हैं। नोट डाउन करने कर लें आप लोग। ये भी ऐसे थोड़ी आते इतने आसान आसान, अभी तो आएंगे आपको सवाल। ये तो अभी होता है ना, अभी तो छुरी फिरनी है, मतलब छुरियां तेज की जा रही हैं। उसे छुरी तेज कर रहे होते तो पहले अखबार पे कागज छुरी मार के चेक करते हैं धार कैसी है, तो हम बस वही ट्राई कर रहे हैं। तो छुरा फिरना है, तो छुरे फिरने से याद आया, टेक द तस्वीर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सेम इसी पैटर्न पे होना है, डैट मस्ट बी सोल्व्ड ऑन योर नोटबुक। मैंने कल चेक करना है, इस तरह आपके प्रॉपर अकाउंट्स बने होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, पहला लेक्चर ही एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर था कि एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं। याद है कि भूल गए हैं? भूल गए? यूट्यूब पे पढ़ा जाकर देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अगर आपको लग रहा है कि एक सवाल कम है तो मैं भी सवाल दे सकता हूँ। चलो ठीक है, हाँ डर गए। ये एक सवाल जो है, दैट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है और पूरे अकाउंट अपने बना के आने हैं। अब कल है फ्राइडे और हमारी क्लास शुरू होती है 1:45 पे। डैट टाइम इज़ ऑफ फ्राइडे प्रेयर्स। तो क्या करें, कैंसिल नहीं करनी, मुक्के खाएगा मेरे तो उस टाइम पे कैंसिल कर नहीं, बीला से पहले कर मैं पाइन बिजी बंदा आएगा, नॉट अवेलेबल लाइक यू। कल हम 2:15 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जुम्मे के फ़ौरन बाद 2:15 पे या 2 बजे, 2 बजे जुम्मा पढ़ के आ जाओगे? 2 बजे आ जाओगे? 2 बजे 2:15 एक सेफ टाइम है, आते थे आपको ना 15 मिनट लग जाते हैं, बेशक ये पीछे वाली मस्जिद में भी क्यों ना। तो कल 2:15 पे स्टार्ट करते हैं आप पे। तो जुम्मे को फिर हम क्लास 2:15 पे ही किया करेंगे, बिकॉज ये टाइम जो है ना वो होता है, क्योंकि टेक्स्ट की क्लास भी कल 1:15 पे ख़त्म करनी पड़ेगी। 1:15 वो ख़त्म करूँगा, फिर 40 मिनट का जुम्मे का टाइम होगा, 40 मिनट का, फिर 8 बजे शुरू होगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये होमवर्क जिसने कल ना किया ना, रंदा फेर देना मैंने। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।